हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्राउड टू बी ए नर्स। आज हम पढ़ेंगे एक्यूट रीनल फेलियर के बारे में। एक्यूट रीनल फेलियर क्या होता है? एक्यूट रीनल फेलियर इज कैरेक्टराइज बाय ए रैपिड डिक्लाइन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ओवर आवर्स और डेज। तो एआरएफ क्या होता है? एआरएफ में जीएफआर जो है डिक्रीज हो जाता है कुछ समय के लिए, जिसमें कुछ घंटों के लिए भी हो सकता है या कुछ दिनों के लिए भी हो सकता है। रिटेंशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स, ओलिगूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस एबनॉर्मलिटीज आर फ्रीक्वेंट क्लिनिकल फीचर्स। तो इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं? रिटेंशन हो सकता है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स का, ओलिगूरिया हो सकता है, इसमें यूरिन आउटपुट 500 ml पर डे तक हो सकता है, एंड इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस एबनॉर्मलिटी हो जाती है, जिसमें एसिडोसिस हो सकता है। अब ARF complicates about 5 to 7% of hospital admissions and up to 30% of admissions to intensive care units। तो जो भी हॉस्पिटलाइजेशन होता है उसमें 5 to 7% ऑफ केसेस ARF के होते हैं, और उसमें से 30% ऑफ एडमिशन्स तो ICU में होते हैं। अब क्लासिफिकेशन देखते हैं। प्री रीनल एक्यूट फेलियर जो कि 55% होते हैं ऑफ टोटल ARF केसेस। इंट्रा रीनल एक्यूट फेलियर जो कि होते हैं 40% ऑफ टोटल ARF केसेस। एंड पोस्ट रीनल एक्यूट फेलियर जो कि 5% होते हैं टोटल ARF केसेस के। अब इन्हें डिटेल में देखते हैं। तो प्री रीनल कॉज क्या होता है? प्री रीनल फेलियर किस में होता है? सडन एंड सीवियर ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर और इंटरप्शन ऑफ ब्लड फ्लो टू द किडनीज फ्रॉम सीवियर इंजरी और इलनेस। तो कोई सीवियर इंजरी हो या कोई इलनेस हो जिसकी वजह से ब्लड फ्लो किडनी में कम पहुंच पाता है, उससे हो सकता है। या सडन या सीवियर ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर में आया हो, कोई इंटरप्शन हुआ हो ब्लड फ्लो में, तो शॉक हुआ हो तो। अब इंटररीनल देखते हैं। डायरेक्ट डैमेज टू द किडनी बाय इन्फ्लेमेशन, टॉक्सिन्स, ड्रग्स, इन्फेक्शंस और रिड्यूस ब्लड सप्लाई। तो कोई ब्लड सप्लाई किडनी के अंदर कम हो गई हो, तो कोई इन्फ्लेमेशन हो गया हो किडनी में, टॉक्सिन्स अगर कोई टॉक्सिक हो गया हो ड्रग्स का, या इन्फेक्शन हो गया हो तो। पोस्ट रीनल देखते हैं। सडन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन फ्लो ड्यू टू इनलार्ज प्रोस्टेट, किडनी स्टोन्स, ब्लैडर ट्यूमर और इंजरी। तो पोस्ट रीनल में क्या है? कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया हो, यूरिटर में भी हो सकता है वो ऑब्स्ट्रक्शन, या ब्लैडर में हो सकता है, और इनलार्ज प्रोस्टेट की वजह से कंप्रेशन हो गया हो, कोई स्टोन हो गया हो, कैल्कुलाई, ब्लैडर ट्यूमर हो गया हो, या कोई इंजरी हो गई हो। इनके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब फेजेस देख लेते हैं। फेजेस ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर। तो इसके क्या क्या फेज होते हैं? पहला है इनिशिएशन फेज, बिगिन्स विद ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स एंड एंड्स विद ओलिगूरिया अकर्स। तो ये कहाँ से बिगिन होता है? ईटियोलॉजिकल फैक्टर से, जब और फर्स्ट सिम्टम ओलिगूरिया तक इनिशिएशन फेज होता है। और ओलिगूरिक फेज क्या होता है? इसमें डिक्रीज GFR हो जाता है और हाइपर कैलीमिया हो जाता है, इसमें पोटेशियम का रिटेंशन होने लगता है, और हाइपर मैग्नीसीमिया, सोडियम लेवल नॉर्मल रहता है या डिक्रीज हो जाता है, और डिक्रीज यूरिन आउटपुट हो जाता है लेस देन 500 ml पर डे। डायबिटिक फेज में क्या होता है? GFR बढ़ने लगता है, इंक्रीज होने लगता है, फिर हाइपोकैलीमिया और हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है, हाइपोवॉलीमिया हो सकता है, इंक्रीज यूरिनरी आउटपुट 4 to 5 लीटर्स पर डे, ग्रेजुअल डिक्लाइन इन ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड क्रेटिनिन लेवल्स। तो BUN लेवल में डिक्लाइन आ सकता है या क्रेटिनिन लेवल में। तो BUN की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 7 to 20 mg पर DL, और क्रेटिनिन कितनी होती है? 0.6 to 1.2 mg पर DL। इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। पैथोफिजियोलॉजी ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स प्री रीनल, इंट्रा रीनल एंड पोस्ट रीनल। तो प्री रीनल, इंट्रा रीनल या पोस्ट रीनल में कहीं पे भी कोई ईटियोलॉजिकल फैक्टर होता है तो उससे क्या होता है? डैमेज ट्यूबुलर डैमेज हो जाता है और एक्टिवेट हो जाता है रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से डिक्रीज होता है रीनल परफ्यूजन, मीन्स रीनल में ब्लड सप्लाई कम आती है, और इस्कीमिया वही चीज़ है, एंड सोडियम एंड वाटर रिटेंशन हो जाता है, जिसकी वजह से डिक्रीज ब्लड फ्लो होता है, और डिक्रीज ग्लोमेरुलर प्रेशर एंड डिक्रीज GFR डिक्रीज हो जाता है, जिससे कि ओलिगूरिया होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्री रीनल एक्यूट फेलियर की इटियोलॉजी देखते हैं हम लोग। हाइपोवॉल्यूमिया हो सकता है तो हो जाएगा ARF। कोई हेमरेज हुआ है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड लॉस अगर हुआ है वॉमिट या डायरिया की वजह से,
रीनल फ्लूइड लॉसेज अगर हुए हैं डायबिटिक्स की वजह से या ऑस्मोटिक डायबिटीज़ की वजह से, हाइपोएडिनलिज्म यानी एडिशन डिजीज की वजह से, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस की वजह से रीनल फ्लूइड लॉसेज हो सकते हैं। एक्स्ट्रा वेस्कुलर सीक्वेस्ट्रेशन, बर्न्स अगर हुआ हो, पैंक्रेटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ पैंक्रियाज अगर हुआ हो, सीवियर हाइपोएल्बुमिनीमिया, इसमें क्या होता है, इसमें एल्ब्यूमिन लेवल डिक्रीज हो जाता है ब्लड में। डिक्रीज इनटेक, डिहाइड्रेशन, अल्टर्ड मेंटल स्टेट, डिहाइड्रेशन अगर हो गया हो, अगर वाटर इनटेक कम हो रहा हो तो, या अल्ट्रेशन होता है मेंटल स्टेट में तो, अल्टर्ड रीनल हीमोडायनेमिक रिजल्टिंग इन रीनल हाइपोपरफ्यूजन। नेक्स्ट है प्री रीनल के आगे इटियोलॉजी है ये। लो कार्डियक आउटपुट अगर हो, डिजीज ऑफ मायोकार्डियम में कोई प्रॉब्लम हो, वॉल्व्स एंड पेरिकार्डियम, पल्मोनरी हाइपरटेंशन और मैसी पल्मोनरी एम्बोलिज्म लीडिंग टू राइट और लेफ्ट हार्ट फेलियर, सिस्टमिक वैसोडाइलेशन में सेप्सिस अगर हो गया हो, कोई इन्फेक्शन हो गया हो, एंटी हाइपरटेंसिव ले रहे हो तो, आफ्टर लोड रिड्यूसर्स, एनाफ्लेक्सिस। अब रीनल वैसोकंस्ट्रिक्शन में हाइपरकैल्सीमिया हो गया हो तो, इम्पेयरमेंट ऑफ रीनल ऑटो रेगुलेटरी रेस्पॉन्सेज, साइक्लोक्सिनेस इनिबिटर्स अगर NSAIDs ले रहे हो तो, AC इनिबिटर्स ले रहे हो तो, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स ले रहे हो तो, मीन्स एंटी हाइपरटेंसिव लेने में हो सकता है। हिपैटोरीनल सिंड्रोम अगर हो गया। अब देखते हैं इंट्रा एक्यूट रीनल फेलियर की पैथोफिजियोलॉजी। इसमें इनिशिएशन फेज होता है, एक्सटेंशन फेज, मेंटेनेंस फेज एंड रिकवरी फेज। तो पहले देखते हैं इनिशिएशन फेज में क्या होता है। GFR डिक्लाइंस बिकॉज ऑफ ग्लोमरुलर अल्ट्राफिल्ट्रेशन रेट ड्यू टू फॉलन रीनल ब्लड फ्लो। इसमें डिक्रीज हो जाता है GFR क्योंकि रीनल ब्लड फ्लो कम मिलता है इसीलिए। तो फेज़ 2 में क्या होता है, एक्सटेंशन फेज। इसमें कंटिन्यूस इस्कीमिक इंजरी एंड इन्फ्लेमेशन। तो रीनल ब्लड फ्लो कम होगा, इसकी वजह से इस्कीमिया होगा और उससे इंजरी होगी एंड इन्फ्लेमेशन होगा। नेक्स्ट फेज इज मेंटेनेंस फेज। इसमें GFR स्टेबलाइज होने लगता है, यूरिन आउटपुट इज लोएस्ट एंड कॉम्प्लिकेशंस में अराइज। रिकवरी फेज में क्या होता है, रिकवरी होने लगती है, ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स रिपेयर होने लगते हैं, रीजनरेशन होने लगता है, ग्रेजुअल रिटर्न ऑफ GFR टू इट्स प्री मॉर्बिड लेवल। तो GFR इसमें नॉर्मल होने लगता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे मैं अगर कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसको आपकी नोटिफिकेशन मिल जाए। पोस्ट रीनल एटियोलॉजी देखते हैं आप। इसमें यूरिटर में कैल्कुलाई हो सकती है, कोई स्टोन, ब्लड क्लॉट्स हो गया हो तो, कोई कैंसर हो गया हो तो, एक्सटर्नल कंप्रेशंस की वजह से, जिसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है रेट्रोपेरिटोनियल फोसा, इसकी वजह से कंप्रेस हो सकता है यूरिटर। अब ब्लैडर में देखते हैं, न्यूरोजेनिक ब्लैडर हो सकता है, प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, कैल्कुलाई, ब्लड क्लॉट्स और कैंसर। तो न्यूरोजेनिक ब्लैडर क्या होता है, न्यूरोजेनिक ब्लैडर होता है लैक ऑफ ब्लैडर कंट्रोल ड्यू टू स्पाइनल कॉर्ड या नर्व प्रॉब्लम। तो नर्व प्रॉब्लम या स्पाइनल कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से लॉस हो जाता है ब्लैडर कंट्रोल पे। और प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी क्या होती है, इसमें इंक्रीज होने लगता है प्रोस्टेट, सेल्स इंक्रीज होने लगते हैं, उसका साइज इंक्रीज होने लगता है जिसकी वजह से कंप्रेशन हो जाता है ब्लैडर पे। अब यूरिथ्रा का देखते हैं, स्ट्रिक्चर और कॉन्जेनाइटल वॉल्व। तो स्ट्रिक्चर वही हुआ ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, मतलब मीन ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। अब इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं। साइन सिम्टम ऑफ ARF, इसमें एनोरेक्सिया एंड नोजिया होता है, हेडेक होता है, वीकनेस एंड फैटिक, कन्फ्यूजन एंड लिथार्जी, कुस्मल रेस्पिरेशन। कुस्मल रेस्पिरेशन क्या होता है, इसमें डीप एंड लेबर ब्रीदिंग होती है ड्यू टू सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाती है जिसकी वजह से डीप रेस्पिरेशंस होने लगते हैं। डायरिया एंड और कॉन्स्टिपेशन, मसल ट्विचिंग एंड नंबनेस ऑफ एक्सट्रीमिटीज़, डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट, डिक्रीज और फिक्स यूरिनरी स्पेसिफिक ग्रेविटी। एनीमिया हो सकता है, एजोटीमिया में इंक्रीज हो जाता है लेवल ऑफ यूरिया इन ब्लड और नाइट्रोजन कंपाउंड भी इंक्रीज हो जाता है। हाइपरटेंशन हो सकता है, फ्लूइड ओवरलोड एंड साइंस ऑफ हार्ट फेलियर। स्पेशल प्रॉब्लम्स क्या क्या हो जाती हैं, हाइपरटेंशन, हाइपोवोलीमिया या हाइपरवोलीमिया, हाइपरकैलेमिया, फॉस्फोरस रिटेंशन, हाइपोकैल्सीमिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है, इसी वजह से कुस्मल रेस्पिरेशन होने लगते हैं। एनीमिया, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, प्रूराइटस, इचिंग हो सकती है, मस्कुलर क्रैम्प्स आ सकते हैं, आई में इरिटेशन हो सकती है, ऑक्यूलर इरिटेशन, इंसोम्निया एंड फैटिग, न्यूरोलॉजिकल चेंजेस आ सकते हैं।
अब डायग्नोसिस कैसे होती है इसकी, हिस्ट्री लेते हैं, प्री रीनल, इंटर रीनल एंड पोस्ट रीनल कॉजेज़, फिजिकल एग्जामिनेशन होता है इसमें, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं, लेबोरेटरी एग्जामिनेशन में ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल देखते हैं, क्रेटिनिन का लेवल देखते हैं, प्रोटीन का लेवल देखते हैं, एवजी एनालिसिस करते हैं जिसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स देखते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम देखते हैं, यूरिन आउटपुट चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर देखते हैं जिसमें हाइपरटेंसिव तो नहीं है, रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन करते हैं, प्रेजेंस ऑफ शुगर एंड एल्ब्यूमिन, रेडियोलॉजी में अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं, सीटी एंड एमआरआई, और अगर इन सब से भी कोई डायग्नोसिस नहीं निकलती है तब जाके रीनल बायोप्सी करनी पड़ती है। अब इसका मैनेजमेंट में आ जाते हैं। तो मैनेजमेंट में क्या, अगर हाइपरटेंसिव है पेशेंट तो फ्लूइड एंड सोडियम रेस्ट्रिक्शंस करते हैं, डायरेटिक्स देते हैं, इसमें लेसिक्स और मैनिटॉल हो गया, एंटी हाइपरटेंसिव में प्रोपेनोलॉल देते हैं, बीटा ब्लॉकर, हाइपरवोलीमिया में मॉनिटर करते हैं फ्लूइड वॉल्यूम को, और डेली वेट मॉनिटरिंग करते हैं, मॉनिटर इलेक्ट्रोलाइट वैल्यूज़ और वाइटल साइंस लेते हैं। अब हाइपरकैलेमिया में क्या करते हैं, सॉर्बिटॉल देते हैं जो कि एक ऑस्मोटिक कैथेटिक है जो कि इंड्यूस डायरिया करता है टू एक्सक्रीट पोटेशियम। लो पोटेशियम डाइट देते हैं क्योंकि पोटेशियम रिटेंशन होता है एआरएफ में, डेक्सट्रोज देते हैं इंसुलिन इन्फ्यूज़ करके, और सीवियर हो तो डायलिसिस के लिए भेजते हैं, सीवियर हाइपरकैलेमिया हो तो डायलिसिस के लिए भेजते हैं। हाइपरफॉस्फेटेमिया में क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड अदर फॉस्फेट बाइंडर्स, लो फॉस्फोरस डाइट देते हैं। हाइपोकैल्सीमिया में क्या करते हैं, कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंट देते हैं। मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, एनीमिया हो तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एप्टोइन अल्फा, फॉलिक एसिड एंड ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। जब सीवियर एनीमिया हो तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न भी करना पड़ता है। अगर इन्फेक्शन हो तो एंटीबायोटिक देते हैं। न्यूट्रिशनल स्टेटस में हाई कैलोरी डाइट देते हैं बट लो प्रोटीन हो, लो सोडियम डाइट हो, लो मैग्नीशियम एंड लो फॉस्फोरस डाइट हो, पोटेशियम लिमिटेड डाइट हो। अब बात कर लेते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। तो इसमें क्या क्या नर्सिंग डायग्नोसिस हो सकती है, मैंने मेन ली है जिसमें पहला है एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू डिक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एंड सोडियम रिटेंशन। तो एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम हो सकता है, इसमें क्या करना है, नर्सिंग इंटरवेंशन, मॉनिटर फॉर साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपोवॉलीमिया और हाइपरवॉलीमिया। तो बीपी वगैरह चेक करना है, मॉनिटर यूरिनरी आउटपुट एंड यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, यूरिन आउटपुट चेक करना है, मॉनिटर करना है डेली, और यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी भी मॉनिटर करना है, वेट करना है पेशेंट का। एडजस्ट फ्लूइड इंटेक टू अवॉइड वॉल्यूम ओवरलोड एंड डिहाइड्रेशन, फ्लूइड इंटेक एडजस्ट करना है, डिहाइड्रेशन से बचाना है। ड्यूरिंग ओलिगोरिक फेज, एन्यूरिक फेज गिव ओनली इनफ फ्लूइड्स टू रिप्लेस लॉसेज। तो ओलिगोरिक फेज में उतना ही फ्लूइड देना है जो कि फ्लूइड लॉस को रिप्लेस कर सके, क्योंकि यूरिन आउटपुट बहुत लो होता है, इसीलिए सिर्फ 400 to 500 ml वाटर देना है, फ्लूइड इंटेक देना है। रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू अल्ट्रेशन इन द इम्यून सिस्टम एंड होस्ट डिफेंसेस। तो रिस्क फॉर इन्फेक्शन भी होता है इसमें, तो हमें क्या करना है, इसमें इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है। मॉनिटर फॉर ऑल साइंस ऑफ इन्फेक्शन, बी अवेयर दैट रीनल फेलियर पेशेंट्स डू नॉट ऑलवेज डिमॉन्स्ट्रेट फीवर एंड ल्यूकोसाइटोसिस। तो वाइटल साइंस लेने हैं, जिसमें टेम्परेचर लेना है, फीवर हमेशा नहीं रहता है एआरएफ पेशेंट को, अगर ज़्यादा फीवर आ रहा है मीन्स साइन ऑफ इन्फेक्शन है। रिमूव ब्लैडर कैथेटर एज सून एज पॉसिबल, मॉनिटर फॉर यूटीआई। तो ब्लैडर में जो कैथेटर पड़ा होता है उसको रिमूव करना है जल्द से जल्द, जिससे कोई इन्फेक्शन ना हो सके, और यूटीआई के लिए मॉनिटर करना है। इसमें यूरिन कल्चर के लिए भेजते हैं। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू एनोरेक्सिया एंड माल न्यूट्रिशन एसोसिएटेड विद एक्यूट रीनल फेलियर। तो इम्बैलेंस न्यूट्रिशन भी होता है इसमें। मेंटेन एडिक्वेट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, जिसमें वर्क करेंगे डाइटिशियन के साथ, डाइटिशियन से परामर्श लेंगे, जिसमें प्रोटीन इंटेक
अकॉर्डिंग टू इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन होना चाहिए। प्रोटीन इंटेक रीनल फंक्शन के अकॉर्डिंग होना चाहिए और लो प्रोटीन डाइट देंगे इसमें। मे बी सप्लीमेंटेड विद एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड विटामिन्स। एज रीनल फंक्शन डिक्लाइंस प्रोटीन इंटेक मे बी रेस्ट्रिक्टेड प्रोपोर्शनेटली। अगर रीनल फंक्शन बहुत ही डिक्लाइन हो गया है तो प्रोटीन इंटेक बिल्कुल बंद कर देंगे। प्रोटीन विल बी इंक्रीज इफ द पेशेंट इज़ ऑन डायलिसिस। अगर पेशेंट डायलिसिस पे जा रहा है, उसकी डायलिसिस हो रही है, तो प्रोटीन इंटेक बढ़ा सकते हैं। ऑफर हाई कार्बोहाइड्रेट फीडिंग्स बिकॉज कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एडिशनल कैलोरीज। तो कार्बोहाइड्रेट सेम प्रोटीन की तरह कैलोरीज देता। वे डेली वेट चेक करना है। मॉनिटर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्रेटिनिन इलेक्ट्रोलाइट सीरम एल्ब्यूमिन एंड टोटल प्रोटीन लेवल को मॉनिटर करना है। बी अवेयर दैट फूड एंड फ्लूइड कंटेनिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ सोडियम पोटेशियम एंड फॉस्फोरस मे नीड टू बी रेस्ट्रिक्टेड। ये अवेयर रहना है कि सोडियम पोटेशियम और फॉस्फोरस डाइट बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए। प्रिपेयर फॉर हाइपर एलिमेंटेशन व्हेन एडिक्वेट न्यूट्रिशन कैन नॉट बी मेंटेन थ्रू द जीआई ट्रैक्ट। अगर एडिक्वेट न्यूट्रिशन मेंटेन ना हो तो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के लिए रेडी रहना चाहिए, प्रिपेयर रहना चाहिए। हाइपर एलिमेंटेशन मीन्स जो पेरेंटल न्यूट्रिशन देते हैं वो होता है, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। थैंक यू फॉर दी वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।